नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी अंधेरा और। तो आइए सुनते हैं कहानी अंधेरा और। कटीले तारों की तरह उलझी बेत की घनी झाड़ियों को चीरता हुआ जब वह आगे बढ़ा तो बुरी तरह हाँफ रहा था। शरीर जगह जगह से लहूलुहान था। बाएं पांव के तलवे की मोटी खाल सूखे बांस का खूंट गड़ जाने से मूली के छिक्कल की तरह एक ओर लटक गई थी, जिससे निरंतर रक्त बह रहा था। कंधे पर पड़ी सिमरिया तार तार फटी। कमर पर कोपीन की तरह बंधी चीकट धोती पर जगह जगह लहू के निशान थे, काले काले धब्बे। सूरज उगा नहीं था, पौ फटने में अभी बहुत देर थी, इसलिए आसमान को छूते लंबे चौड़े दैत्याकार हल्दू शाल शीशम के घने वृक्ष बड़े भयानक लग रहे थे। डाल पर बैठे पक्षियों के पंख फड़फड़ाने से कभी डरावना सा स्वर निकलता। आकाश पर अटकी प्रेत छायाओं का सा भान होता। जमीन आसमान जहां तक दृष्टि जाती अंधेरा ही अंधेरा। उसके नथुने फड़क जाते थे। धधकती रक्तिम आंखों में गजब का आतंक था। भागते हिरन की तरह चौकन्ना होकर वह बार बार सशंकित भाव से इधर उधर देखता। पेड़ों से उलझी घनी लताओं के झुरमुट में तनिक सी भी छनमन की आहट हुई नहीं कि चौकड़ी भरकर भागने लगता। अभी अभी दूर कहीं गोली चलने की सी आवाज शून्य में गूंजती उसे साफ सुनाई दी थी। तब से उसका हृदय धौंकने की तरह धड़क रहा था। शंका से इधर उधर देखता हुआ सोच रहा था, कहीं उसके मन का वहम तो नहीं है। इस विकट वन में, इस अंधेरी रात में गोली की आवाज भला कहां से सुनाई देगी। पता नहीं उसे अब क्या हो गया है। एक विचित्र सी दहशत उसके मन में घर कर गई है। जो कुछ भी वह सोचता है उसे लगता है वह सब आंखों के सामने घटित हो रहा है। कभी उसे घास फूस के घर दिखलाई देते, धू धू कर जलते हुए। कभी सुतरिया नदी में तैरती उतराती लाशें। कभी सेमल के बूढ़े वृक्ष तले पड़ी कोई निष्प्राण आकृति। गोबर मिट्टी से लिपी देहरी पर कील वाले भारी भरकम काले बूटों के गहरे निशान। कच्चे किवाड़ों पर खून से रंगे हाथों के छोटे बड़े अनेक काले धब्बे। पूरा का पूरा भदर गांव मुर्दों से पटा दिखता। कभी कभी एक और आकृति उभर उठती। सफेद कपड़ों में लिपटा कोई दैत्य बैलगाड़ी हाँकता हुआ उसी के शरीर पर गाड़ी के पहिए चढ़ाने लगता तो कुचलने के भय से दोनों कानों को हथेलियों से दबाकर बुरी तरह चीख उठता। का हुआ रे परसिया? चौंक कर कंचनिया कहती तो वह काठ की तरह उसके भयत्रस्त चेहरे की ओर देखता रहता। मैंने गलत देखा कंचनिया, वह बैलगाड़ी नहीं, सरदार सोहन सिंह का टरक था, टरक जो मोरे सीना से पार निकल गया। कंचनिया समझ ना पाती। का कहा तो सोहन सिंह अब हिया कहां? टरक ठेला गाड़ी कहां? कोई सुपना देखा हैगा जागते मां? हे राम, सपना ही होता, कौन देखा, यही रोजे ही देखत हूं। इतना कहकर परसिया जाने लगता तो कंचनिया उसका हाथ पकड़ लेती। इस पर वह तमकता हुआ मुड़कर देखता। पुलिस पीछे पड़ी है बंदूक तान के। जब तक ई मुसीबत ना ही निकल जात का हो सकत है। फार्म वाले बिरजवासी ने मारे आधे खेत हजम कर डाले, अब पूरे निगलने के वास्ते मुंह खोल के बैठा है। खेत घर छाड़ी दे तो तू ही बता कहाँ रहे। जौन बात सच नाही उहा को सुपना देखना भी पाप है, घोर पाप। परसिया कह ही रहा होता कि कंचनिया स्वयं को रोक ना पाती। नीका सपना भी तो तू देखत है जागत सोवत, उसे देखना भी का पाप है? अगर पाप है तो फिर पुण्य का है रे? कंचनिया का स्वर उदास हो आता। उसकी ठोड़ी पर अंकित गोदने के 3 नीले नीले बिंदु गहरा जाते। पाप का है पुण्य का हम नहीं जानत। हम जानते हैं हिया से कहीं दूर चले जाते हैं, काली नदिया पार नेपाल में बस जाते हैं। हुआ किसी की चाकरी करके धान कूट के जंगल में बांस लकड़ी काट के 2 परानियों का पेट तो अघा ही जाएगा ना। तू तो निरी निरी पगली है, हवा में हाथ हिलाता हुआ परसिया कहता। 2 का ही झंझटा नहीं, जौन 4 परानियां और हैं
उन्हें का धतूरा कूट के पिलाई दूं, सुतरिया मां मुंह बांध के फेंक दूं, उनका भी हो जाई। तू काहे को चिंता करत है? चिंता उनकी नाही पुलस की है, फार्म वाले बिरजवासी की है। तू नाही जानत, जे राकस है राकस, चारों ओर घेर के खड़े हैं मुंह फाड़ी के। मरद होई के का बात करत हो? कंचनिया की बुझी आंखों में सहसा आग की लपटें उभर आती। दाएं हाथ से हवा में उड़ती बित्ते भर की ओढ़नी समेटती हुई कहती, मनुष्य बार बार तो नाही मरत, नाही। जे तू कहत है कंचनिया। परसिया का बुझा बुझा चेहरा दमक आता, मन का सारा संताप जैसे लहर छूकर बह गया हो। अबोध शिशु की तरह कंचनिया की हिरनी जैसी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में आंखें डाले जाने क्या खोजने लगता। गोदने का नीला रंग कितना निखर आया है। कानों में धूप के तिनके जैसी पतली पतली चांदी की बालियों का गुच्छा हवा में हौले हौले तैरता हुआ कितना भला लग रहा है। माथे पर बिखरी स्याह लटें एक साथ कई चित्र बना रही हैं। परसिया के फौलादी हाथों की जकड़ न जाने कब कैसे इतनी गहरी हो जाती कि कंचनिया की सुकोमल कलाइयों पर गहरे निशान से छूट जाते। ज्यों ज्यों दबाव बढ़ता, कंचनिया भी त्यों त्यों बदलती जाती। धीरे धीरे उसका साहस पिघलकर पानी बन जाता। एकाएक भावुक होकर कहती, तू जंगल में रहत है, दिन रात भागत फिरत है, पुलिस तुहार पीछे है, हम ही जहर दे दे परसिया, हम जी के का करी हैं। कंचनिया का गला भर आता। परसिया के सीने पर दुबक कर वह चुपचाप सिसकने लगती। परसिया का मन डूबने सा लगा तब। ऐसा कब तक चलेगा उसकी समझ में ना आ पाता। आखिर इस सब का अंत क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसकी आंखों के सामने उभर आता। सूखा ठंडा भात पड़ा रहता। कंचनिया दबे पांव भीतर जाकर चुपके से परात में ले आती, साथ में मछरिया का थोड़ा सा बासी झोल भी। आंखें बंद किए गूंगे पशु की तरह वह चुपचाप भकर भकर खाता रहता। कुछ देर बाद नीचे जमीन पर बिखरे सूखे प्याल से हाथ पोंछता हुआ वह उठता और चुपचाप अंधकार में कहीं खो जाता। कंचनिया कुछ पूछने के लिए कभी कभी आगे बढ़ती, परंतु प्रश्न गले में ही भंवर खाकर रह जाता। लगातार पानी बरस रहा था कई दिनों से। गरज बरस के साथ झमाझम बारिश हो रही थी। सुतरिया नदी का मटमैला पानी तट के बंधन तोड़कर दूर दूर तक खेतों में बिखर गया था। गांव के पीछे खादर में छोटे छोटे तालाब जो गर्मियों में सूख कर चटक गए थे, ऊपर तक लबालब भर आए थे। कई झोपड़ियां कमर कमर तक डूबी थीं। बीच में भंवर की तरह मटियाली मिट्टी मिला गंदला पानी घूम रहा था। दैया के घर में बर्तन भांडे तैर रहे थे। परसिया की कोठरिया में गांव गिराम के लोग जुटे थे। रोने सिसकने का दबा हुआ स्वर गूंज रहा था। पृथ्वी शाम को गाय डंगरों को लाने जंगल गई थी और लौटी न थी। आज 7 दिन हो गए थे। भीखू थारू ने खटीमा जाकर थाने में रपट दर्ज कराई थी, पर अब तक कोई पता पानी मिल न पाया था। समरू ने सारा जंगल छान मारा था। बिहारी सुतरिया नदी के किनारे किनारे दूर तक देख आया था, सफेदे के नए जंगल तक। कहीं डूब न मरी हो, परंतु प्रश्न यह था कि वह डूबने क्यों लगी। चनकैया के प्रधान के घर भात हो गया था। अगले चैत में शादी ही तय थी। भीखू के लिए दिन में ही तारे छिटक आए। इकलौता बेटा परसिया गांव गया था, कहीं दूर, अब तक लौटा न था। लड़की की कहीं कोई खोज खबर न थी। इस साल पता नहीं क्या सोचकर चकरपुर मंडी से पृथ्वी के ब्याह के लिए कपड़ा खरीद लाया था। फसल पर हाथ खुले थे। शायद सोचा था कि उधारी से तो यही अच्छा है, बखत पर काम आएगा। घर में किसी से रार रंज नहीं, किसी से झगड़ा फसाद नहीं, किसी किस्म की कोई दुख तकलीफ नहीं। फिर वह आत्मघात क्यों करने लगी? तराई में शेर बाघ तथा वन हाथियों का ऊधम आए दिन रहता है, किंतु बाघ भालू भी उठा ले जाता या पागल हाथी पांव तले कुचल डालता तो रक्त मांस हड्डियों का या पहनने के चीथड़े का कोई निशान तो कहीं दिखता। थानेदार हर प्रसाद तहकीकात पर गांव आया था। पृथ्वी के लापता होने के लिए सारे गांव को जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसका कहना था
कि भीखू थारू ने अपनी जवान बेटी किसी परदेसी के हाथ बेच दी होगी, गांव वालों की मिली भगत से। नहीं तो लड़की एकाएक कहाँ गायब हो गई? डूबी नहीं, कोई भगाकर नहीं ले गया, किसी जिनावर ने चीरा नहीं। फिर कुछ साल पहले भी पास के ही शिवपुरा गांव में ऐसे ही एक लड़की लापता हो गई थी। बाद में पूरे 2 महीने बाद पता चला कि उसके माँ बाप ने सितारगंज के किसी फार्म वाले के हाथ थोड़े से टके के लालच में बेच दिया था। भीखू ने दहाड़ मारकर परमेश्वर की सौगंध खाई थी कि वह ऐसा घोर पाप कैसे कर सकता है। अपनी बेटी को, अपनी ही सगी बेटी को गाय बछिया की तरह कैसे बेच सकता है? उसे अपना परलोक बिगाड़ना है। राम राम, ऐसा पाप! छी! जब थानेदार किसी भी तरह टलने को राजी न हुआ तो अपनी फटी मिर्जई में से मुड़े तुड़े मैले कुचैले कुछ नोट निकालकर गिड़गिड़ाते हुए वह थानेदार के बूटों पर माथा टिकाकर रो पड़ा था। देवता, ऐसा ना कहो, कल पानत हो जावेगा। सरकार दरबार ही ऐसा कहेगी तो दुनिया का नहीं कहेगी। साले कमीने, छोकरी बेचकर खा गया और हमसे कहता है कि दुनिया क्या कहेगी। उसकी झुकी कमर पर ठोकर मारकर थानेदार चला गया। थानेदार को थी भी कुछ जल्दी। शाम हो रही थी। खटीमा पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। लड़की खो गई तो क्या हुआ? 2-4 दिन में मौज मस्ती करके घर लौट आएगी। नहीं भी आएगी तो क्या गजब हो जाएगा। लड़कियां तो आए दिन भागती रहती हैं। भीखू बरसात में भीगता हुआ लाठी टेकता फिरता बाहर निकल आया। कहीं ना कहीं तो खोज खबर मिलेगी ही। रात घिराई तो वह मड़ैया में लौटा। किवाड़ के सहारे बांस की लाठी टिका ही रहा था कि बिंदा टूटी लाल टिनिया लिए भागता भागता आया। बोला, पृथ्वी की लाश बूढ़े सेमल के पीछे पड़ी है काका। बंजर धरती मां, चील गिद्ध लगे हैं, तमाम बास आ रही है, दुर्गंध। लालटीन के सहारे अंधियारे में रास्ता टटोल टटोल कर भीखू के साथ साथ सारा भदरपुर उमड़ पड़ा था। हिया तो हमने पहले भी देखा था, कल परसों। हो सकता है घास में लाश छिपी हो, निगाह न पड़ी हो। लगता है आज ही किसी ने फेंकी है। एक मोटर ठेला चकरपुर की तरफ जा रहा था। यहां पर भी कुछ देर रुका। जे रहे पहिए के निशान। इतनी बारिश के बावजूद भीगी मटियाली ठोस धरती पर पहिए के निशान साफ दिख रहे थे। पागल हो तुम? कोई मारी के लाश हिया छोड़ जाएगा गांव के पास? सुतरिया में बाढ़ आई है, उसी में ना ही बहा सकता था। जितने मुंह उतनी बातें। पंचायतनामा करके लाश को रात में ही जला दिया था। गांव वालों को डर था कि कहीं फिर पुलिस आई तो फिर कोहराम मचेगा। जब से सोहन सिंह का ट्रक बनबसा आता जाता रात बिरात भदरपुर रुकने लगा था, भीखू के मन में नाना प्रकार की शंकाएं उगने लगी थी। धर्मो प्रधान का छोरा झन्नू चाल चलन का ठीक नहीं। पंचायत ने भी सरेआम ऐलान कर दिया था। शंखी जब लापता हुई तब सबसे पहला संदेह झन्नू पर ही हुआ था। पूरे 10 दिन के बाद एक रात शंखी तन पर नाम मात्र के कपड़े लटकाए लौटी तो उसे पहचान पाना कठिन था। फिर उसने जो राम कहानी कही उसे सुनकर तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने रोते कलपते बताया था कि किस तरह से शहर में मेला दिखाने का लालच देकर झन्नू ने उसे जबरदस्ती ट्रक पर बिठलाया। जाड़ा खूब था, हवा देह को लगती थी, इसलिए अपना आधा कंबल उसके ठिठुरते शरीर पर लपेटे रहा। नन्ही चिड़िया की तरह अपने सीने से दुबकाए किए, कहीं सर्दी न लग जाए। बहेड़ी पहुंचने पर मेला तो क्या दिखलाना था। हाँ, उसे ही एक मेला अवश्य बना दिया था। किसी खपरेल वाले पुराने मकान के अंधेरे में बंद करके जबरदस्ती दारू गले में उड़ेली और सारे कपड़े उतारकर उन्हें किसी दूसरे कमरे में छिपा दिया था ताकि बिना कपड़ों के कहीं बाहर न भाग सके। उसे होश नहीं, क्या क्या जुल्म उसके साथ होता रहा। 7वें दिन रात के घुप अंधियारे में जब खूब पानी बरस रहा था, बिजली कड़क रही थी। मौका मिलते ही फटे टाट का चीथड़ा देह पर लपेटे बाहर निकल आई थी। बाहर कड़ाके की सर्दी थी। वह भागती हुई डामर की पक्की सड़क तक आ गई थी। सड़क के दूसरे किनारे पर कोई ट्रक ठेले वाला ठेला रोके खड़ा था।
बनबसा की तरफ कहीं जा रहा था। उसे पता नहीं क्या सोचकर दया आ गई। उसने चुपचाप ठेले पर बिठला लिया, सामान के बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर। 2-3 दिन तक अपने पास रखे रहा। फिर जाती बेर तन ढकने के लिए अपनी फटी लुंगी और पुराना कुर्ता दे दिया और रात को यहां छोड़ गया, सुतरिया के पुल के पास, नीम के पेड़ के नीचे। भीखू ने देखा था, जगह जगह उसके शरीर पर नीले निशान थे, घाव थे। दिनों तक वह बिस्तर पर पड़ी रही। बाद में पता नहीं क्या हुआ उसे, वह पगला सी गई थी। अपने शरीर के कपड़े वह स्वयं फाड़ने लगी थी, अपने बालों को बुरी तरह नोचने लगी थी। कभी कभी जब पागलपन के लंबे दौरे पड़ते तो वह अपने कपड़े उतारकर पोटली की तरह उन्हें सिर पर रखकर बीच गांव में से छाछट नंगी निकल जाती थी। सुतरिया पर नहाने जाती तो सारे कपड़े किनारे पर छोड़ देती। निमथ्या गांव का गराम सेवक लल्लन एक बार उसे ऐसा बहकाकर ले गया कि फिर कभी वह गांव लौटी न थी। बनबसा के बाजार में लोगों ने उसे देखा था, ठेला ड्राइवरों की भीड़ में, स्टेशन पर छुप छुप गाड़ी में लकड़ी लदान करने वाले मजूरों के साथ। अंत में किसी ने बतलाया कि वह चकरपुर से महेंद्र नगर नेपाल की तरफ भाग गई है, किसी मुसलमान फेरी वाले के साथ। यह नियति कोई नई नहीं थी, पहले तो ऐसा ही होता था गांव में। जब भीखू छोटा था तब भी इसी तरह लोग सताते थे। पंचमी काका की दूसरे ब्याह की नई नवेली बहू सिंदूरी के साथ पुलिस का मुछंदर सिपाही हर हफ्ता खटीमा मंडी से आकर दिन दोपहर उसकी झुपड़िया में घुसकर बदफैली करता था। जिस दिन वह आता, काका उस सारे दिन कटे कटे से बाहर रहते, तालाब में मछलियां पकड़ने के बहाने। शाम तक जाल में जितनी भी मछलियां आती वे भी सब मुछंदर के पेट में समा जाती। जब रात हो आती तो पंचमी काका के कंधे पर कुटे हुए साफ चावल, साबुत उड़द की दाल के थैले के साथ साथ कुमड़ा या कद्दू भी लदवाकर अपने साथ डेरे तक ले जाता। बदले में सतजुगी काका को क्या मिलता? कभी लात, कभी कोई गंदी सी गारी। पूरे 7 साल तक वह इस थाने में रहा और उसका यही सिलसिला चलता रहा। लोग कहते हैं कि पंचमी काका के तीनों छोरे उसी मुछंदर पर गए थे। और ये जो तिजारत वाले प्रधान साहूकार जाड़ों में पहाड़ से उतरकर थड़वाट में आते थे, ये भी क्या कुछ नहीं करते। पंडित शीशराम प्रधान से 5 बीसी रुपए कर्जा लिए थे उसने। हर साल बीसी ब्याज के चुकाता रहा, साथ में चावल धान दाल का सीधा अलग से। सारी जिंदगी इतना चुकाने के बाद आज भी साबुत 5 बीसी रुपए ज्यों का त्यों उसके सिर पर हैं, करज के। शीशराम बामन माथे पर लाल चंदन का टीका लगाकर घोड़े पर सवार होकर आता अकड़ता हुआ। जब भी वसूली पर गांव आता साहूकार बनकर, उसी की झुपड़िया में दिनों तक डेरा डाले पड़ा रहता। उसकी जवान विधवा भावज को रात के अंधियारे में अपने बिछौने पर घसीटते उसने कई बार देखा था। हरामी कहीं का, खटीमा में कुत्ते की मौत मरा था। बड़ी माता निकल आई थी, लाश को उठाने वाला तक न मिला तो कहते हैं जमादारों ने घसीटकर गंगा में बहा दिया था ससुरे को। परसिया जब गांव लौटा तो मातम छाया हुआ था। पृथ्वी का दाह संस्कार हुए अभी हफ्ता भी बीता न था, किंतु सारे घर में पिशाच छाया सी मंडरा रही थी। परसिया को न रात में नींद आती न दिन को चैन। हर समय बेचैन सा बावला सा घूमता रहता, अपने ही घर के आंगन में, चिड़ियाघर के पिंजड़े में बंद चीते की तरह। परंतु जिस दिन उसने पृथ्वी के हत्यारे का पता लगा लिया, अपना आपा खो बैठा था। थाने में बड़ी उम्मीद लेकर गया था, परंतु वहां उसे बुरी तरह घुड़क दिया था। गांव के लोगों से, पंच सरपंच सबसे कहा उसने पांवों पर टोपी धरकर, पर कोई सुनने को तैयार न था। सबने डरा धमकाकर वापस भेज दिया था। रात के अंधकार में एक दिन फिर पुलिया के पास नीम के पेड़ की छांव में सोहन सिंह का ठेला रुका था। झन्नू के घर में देर तक कच्ची छनती रही, भात के साथ कुकड़ी भी तली गई थी। दावत कब तक चलती रही किसी को पता नहीं, किंतु सुबह पौ फटने से पहले ही सारे गांव के लोग जाग गए। पुलिया के पास खड़े ट्रक से आसमान को छूती लपटें उठ रही थीं।
और पास ही सोहन सिंह की लाश 3 टुकड़ों में कटी पड़ी थी, खून से लथपथ। दोपहर तक पुलिस का फौज फर्रा आधमका था। सारे गांव की सामूहिक पिटाई चल रही थी। गर्दन झुकाए, हाथ बांधे सब खड़े थे, केवल परसिया के अलावा। कल रात तक तो वह यहीं था। सोने से पहले पंचायत घर के चबूतरे पर प्रधान ने स्वयं उसे देखा, पगलाया सा घूम रहा था। फिर सुबह कहाँ गायब हो गया, यह रहस्य किसी की भी समझ में न आ रहा था। घर के आगे आम के पेड़ से भीखू को कसकर बांधा गया था। थानेदार उसकी झुकी हुई नंगी पीठ पर झपाझप सोटी मारता जा रहा था और वह दहाड़ मारकर चीख रहा था, कसाई घर में जिबह होते पशु की तरह गला फाड़ फाड़ कर। परसिया फरार था, इसलिए हत्या का सारा दोष भीखू के सिर मढ़ा जा रहा था। पर भीखू बार बार यही कह रहा था कि हत्या में उसका हाथ नहीं। जब कहीं सुराग न मिला तो अंत में भीखू को ही नहीं, भीखू की घरवाली अमिया और छोरी चदरिया को भी बांधकर थाने ले गए थे। 8-9 दिन हिरासत में रहने के बाद जब वे गांव लौटे तो उनका हुलिया ही बदला हुआ था। भीखू के घुटने टूटे हुए थे, उससे चला तक नहीं जा रहा था। गांव के लोग कंधे पर उठाकर किसी तरह घर लाए थे। अमिया अपने को मुंह दिखलाने लायक भी नहीं समझ रही थी, लाज शर्म के मारे। चदरिया की फूल सी देह मुरझा आई थी, आंखों के नीचे काली काली झाइयां, देह में दर्द के मारे चला तक नहीं जा रहा था। पुलिस के डर से कोई सहानुभूति जतलाने घर नहीं आया था। तीनों वैसे ही रोते कलपते सारी रात पड़े रहे मड़ैया में। जे गांव छोड़ के चले जात हैं। कहाँ? कहीं भी। हिया पुलिस रोज रोज परेशान करत है। हर हफ्ता थाना में ड्यूटी, हर हफ्ता मार कुटाई। हम आदमी हैं कि जिनावर? का पुलिस वहां ना पहुंचेगी तो कहीं दूर चले जाते हैं, बड़ी नदियां पार। पुलिस हाकम को जहां पता भी नहीं चले। समर्थन पाने की डूबती आशा से अमिया ने पति की ओर कातर दृष्टि से देखा। हुआ कौन जाना थे हमें उस मुल्क में, हम कौन हैं, का करत हैं। अपना गांव छोड़ना इतना आसान समझा तो, अपने घर दुआर खेत खलिहान। यह सुनते ही अमिया व्यंग से हंस पड़ी, दर्द भरी हंसी में। गहने पत्तर गए, भाड़े बर्तन ना ही रहे, खाने के लिए नाच का दाना तक ना ही छोड़ा राक्षसों ने। बचा खेत खलियान फार्म वाला किसी दिन हड़प लेगा, जैसे सखी के बाप का हड़पा था। फिर बचा का है हिया, सिवा घास फूस की टूटी मड़ैया के। तू तो निरी पगलाए गई है रे। अपने पुरखन की जमीन छाड़ी के कौन ठौर है हम हिया ही मरेंगे इसी मिट्टी में। भीखू ने तनिक आवेश में कहा तो अमिया सहम गई। एक ही पुत्र है, फरार। कौन जाने जिन्ना भी है या पुलिस का भरोसो। अपने कर्म ही काने हैं तो कौन का करी सकत है। गहरी सांस भरती हुई अमिया बोली, कौन जाने का लिखा है अपने कपाल में। धतूरा खाई के सोई जाई तो तरान मिली है। हमार परसिया हिया कभी जरूर आवेगा, जिन्ना रहा तो। तू नहीं जानत है। भीखू छत की ओर देखता देखता सहसा चुप हो गया था। उसकी आकृति में अजीब सी व्यवस्था का, कातरता का भाव था। सुबह कंचनिया चुपके से आकर कुछ दाने चने के दे गई थी। उन्हें ही तवे पर भूनकर ढेर सारा ठंडा पानी पी लिया था। चदरिया का हाथ पकड़कर वह अपने घर ले आई। झिंझने कपड़े में बंधी पिसी हुई हल्दी की गीली गांठ को आग की आंच में गरम कर सेंकती रही सारा दिन। कसाईयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जांघों तक में सूजन थी। परसिया के फरार होने के बाद पुलिस चुप नहीं बैठी थी। आसपास के सभी थानों में उसका हुलिया पहले ही भेजा जा चुका था, परंतु वह तराई के विहड़ बनों में ऐसा लापता हुआ कि फिर मिला नहीं। उसे गिरफ्तार कर पाने के सभी प्रयास विफल रहे तो पुलिस ने उसके घर वालों को और अधिक परेशान करना आरंभ कर दिया। खेत में खड़ी फसल एक दिन जला दी, मड़ैया के बांस छिटकाकर नीचे फेंक दिए। भीखू की फिर पेशी हुई और चदरिया को हर हफ्ते बुलाया जाने लगा तहकीकात के नाम पर। तभी एक दिन सारे थारू इलाके में फिर जलजला आया, जब पुलिस के एक सिपाही की रक्त रंजित लाश सुतरिया नदी में बहती दिखलाई दी।
भदरपुर गांव के निवासियों का कहना था कि इस दुर्घटना के 2-3 दिन पहले रात के अंधियारे में छिपकर परसिया घर आया था। जमनिया ने खुद अपनी आंखों से देखा था। कंचनिया की झुपड़िया के पिछवाड़े पयाल की ढेरी के पास बैठा भात खा रहा था। ज्यों ही आहट आई, कंधे पर कुल्हाड़ी लिए खेतों की ओर भागा और फिर वहां से जंगल की दिशा में। पुलिस का आक्रोश अब कंचनिया पर भी उतरने लगा था। थानेदार गांव में आकर चेतावनी दे गया था कि जो परसिया को शरण देगा उसे भी हवालात में बंद कर दिया जाएगा। उसे खोजने का दायित्व तो गांव वालों पर भी डाल गया था। अगर वे उसे ढूंढकर नहीं लाए तो गांव का गांव उजाड़ दिया जाएगा। गांव के कुछ जवान अधेड़ों को वह स्वयं जंगल की ओर खदेड़ गया था कि उसे आसपास खड़े वृक्ष सचमुच दैत्य जैसे लग रहे थे। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, गंदला आसमान बादलों से घिरा था। कभी कभी बिजली कड़कने के पश्चात अंधकार और भी घनीभूत हो आता था। सहसा तभी हवा की सनसनाहट बढ़ती तो बांस की झाड़ियों से सीटी का सा शोर उठने लगा। आपस में रगड़ खाने से बांस की टहनियां विचित्र सा स्वर गुंजा रही थीं। लगता था इधर अभी अभी शाम को बारिश हुई है, इसलिए कहीं कहीं गड्ढों में पानी भर गया था। नई उगाई घास के जंगल के पगडंडी नुमा रास्ते भी ओझल हो गए थे। केवल अनुमान के सहारे परसिया अंधियारे में चल रहा था, हांफता हुआ, एक सुर एक लय में कांपता हुआ। बांस की घनी कटीली झाड़ियों से तनिक परे हटकर जमीन पर तिरछे झुके खैर के पेड़ के नीचे कूरी के पास एक विशाल पत्थर पड़ा था, हाथी की पीठ जैसा खुरदुरा। उस पर बैठकर वह सुस्ताने लगा। बाएं पांव के तलुए को देर तक हथेली से दबाए रहा, शायद खून का बहना कुछ थमे। सियारों के रोने और झींगुरों के झिनझिन के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब तभी सहसा बेत की झाड़ियों में से किसी के कूदने की आहट आई। उसने आशंका से चौंकते हुए इधर उधर देखा और एकाएक उठ खड़ा हुआ। एक ही कदम अभी आगे बढ़ा था कि एक सफेद सा खरगोश कान खड़े कर बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ बगल वाली झाड़ी में कहीं ओझल हो गया। एक बार उठकर फिर बैठना उसके लिए असंभव था। बैठते समय घुटनों में अजीब सी टीस उठती, इसलिए उसने आगे और आगे बढ़ने का निश्चय किया, जब तक कि सिर छिपाने के लिए कहीं ठीक सा ठौर न मिल जाए। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी उसी तरह अब तक रखी थी, जनेऊ के धागे नीचे की ओर लटके हुए। पागलों की तरह वह बिना सोचे समझे लगातार आगे बढ़ रहा था, जंगल और घने जंगल में, जहां आदमी का साया उसे छू तक न सके। उसे लग रहा था पीछे से कहीं मौत उसका पीछा कर रही है, उसके पीछे पीछे बेतहाशा भाग कर आ रही है। उससे बच निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं। अभी वह नदी का पथरीला रौखड़ पार कर रहा था। दूर कहीं डंगरों के गले पर बंधी घंटी की सी आवाज सुनाई दी उसे, कुत्ते के भौंकने का स्वर। एक बड़े पत्थर पर खड़े होकर उसने देखा, आग सी जलती दिखलाई थी उस पार। चारे के लिए इधर उधर भटकने वाले घुमंतू ग्वालों का पड़ाव सा लगता था। वह चुंबक की तरह खींचता हुआ बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी तय करने पर लगा उसका अनुमान सही है। बड़ के घने वृक्षों के नीचे ढोर डंगरों का गोल है, उसी के समीप आग धधक रही है। 3 आदमी बैठे सुल्फाई पी रहे हैं। ज्यों ही सुल्फाई में जोर से दम लगाते हैं, ऊपर एक लपट सी उठ रही है। जरूर गांजा अतर होगा। कौन? नीचे झुकी टहनियों के हिलने से वे तीनों एक साथ चौंके। मैं, परसिया ने हाँफते हुए कहा, थारू हूं। कहाँ जात हो? ऐसे ही ढोर डंगरन की खोज मां। घंटिन की आवाज सुन के इधर लौट आए। सुनत नहीं जे शेर की आवाज। सारी रात हम जाग के पहरा देत रहे हैं, बीच में बैठा व्यक्ति बोला। वह क्षण भर चुप रहा, कान लगाकर। रौखड़ की दिशा से ही घर घर की आवाज आ रही थी, ठीक वैसी ही जैसे बड़े बर्तन में मट्ठा बनाते समय बांस की बारी मथनी के लगातार घूमने से आती है। सुकई ने एक लंबा दम लगाकर वह भी अभी पांव पसार कर बैठा ही था
कि ग्वालों ने ढोर डंगर हाँकने आरंभ कर दिए नए चरागाह की खोज में। परसिया को मालूम था कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस गांव वालों की सहायता ले रही है। चौथे दिन वह नाला पार कर ही रहा था कि विश्वा प्रधान सामने खड़े दिखे। कहाँ भटकत हो परसवा? गांव तबाह है, औरतन की इज्जत नाही बची, पुलिस डंडा चलाए रही है, तुमका घर घर द्वार द्वार ढूंढत रही है, तुम गांव चलो। परसिया चुप उनके चेहरे की ओर देखता रहा। तुम्हार घर कछु बची नाही, झुपड़िया तोड़ी डारी है, भीखू भीख मांगत है, चदरिया की लाज तुहार हाथ है, तू घर चल। इस बार भी वह कुछ बोल ना पाया। पुलिस न्याय करन को बोलत है तोहार साथ, तू चल, तोहार मदद हम करिए, सारे गांव गिराम के लोग। पुलिस कब न्याय करत है? परसिया तुनक कर बोला दबे आक्रोश के स्वर में। वह तो खुद ही अन्याय कराए रही। हमार गैयन भैसन को जे फार्म वाले ट्रक में धरी के ले जाते हैं, तब पुलिस का करत है? हमारी बहू बेटिन को लोग घसीट के ले जाते हैं, जोर जबरन करत हैं, तब तो हर पुलिस कहाँ जात है? चोर हर साल डाका डारत हैं, करछी कटोरी सब उठाए के ले जाते हैं, तब पुलिस को कछु नाही सूझत। हमार खेतन में फार्म वाले कब्जा कर लेते हैं, तब पुलिस किसका साथ देते? ऐसी पुलिसिया पर हमार भरोसा नहीं। तो हार है तो तुम जाओ। तो का तू गांव नहीं चली है? कड़क कर विश्वा प्रधान ने कहा तो परसिया सहसा सन्नद्ध हो उठा। कुल्हाड़ी के बेंट पर हाथों की पकड़ तनिक तेज करता हुआ बोला, दांत पीसता हुआ, काका रार न मचाओ, खैर मानत हो तो लौट जाओ, नाही तो हम कछु भी करी सकत हैं। बूढ़े विश्वा की फिर हिम्मत न पड़ी। परसिया कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर फिर आगे बढ़ा, मिट्टी रौंदता हुआ। कुछ कदम चलकर एकाएक रुका। फार्म वाले बेरजवासी से कह देना, झन्नू से भी, तो हार भी दुई टुकड़े नाही किए तो हमार नाम परसुआ नहीं। फार्म जराए के ही हम फांसी पर झूलेंगे। अन्यायी दैत कहीं के। परसिया फिर वर्षों तक गांव लौटा नहीं। पूरे 5 साल बाद रात के अंधियारे में एक दिन उसने कंचनिया की मड़ैया का द्वार खटखटाया। कौन? बीमार सा नारी स्वर था। कंचनिया, तू? वह निर्निमेष उसके चेहरे की ओर देखता रहा। गोदने के नीले निशान आज कहीं भी दिख न रहे थे। बढ़ी हुई काली दाढ़ी, फटे कपड़े, विकराल रूप। काका किधर है? हमार झुपड़िया कहाँ है? अभी वह पूछ ही रहा था कि कंचनिया ने चुपके से पूरे किवाड़ खोल दिए और भीतर आने के लिए इशारा किया। काका ना ही रहे। इससे अधिक कंचनिया बोल ना पाई। कैसे कैसे? का भवा? परसिया का मुंह खुल आया अचरज से। पुलिस की मारपीट से परेशान होके और तुहार जिंदगी बचाने के खातिर काका थाने में बोल दीन कि सरदार सोहन सिंह का कत्ल हम करे हैं, पुलिस का सिपाही हम मारे हैं, फार्म वाले बिरजवासी को भी। विश्वा काका ने गवाही दे डाली और काका को फांसी हो गई गए चैत में। परसिया देर तक स्तब्ध सा खड़ा रहा, अपने को संभालता हुआ फिर बोला, कुछ सोचता हुआ, अम्मा किधर है? चंदरिया? गांव छाड़ी के सब निकल गए, अब कोई नहीं हिया। झुपड़िया की ठौर में सखिया के बाप ने यही फसल में धान बो डारा है, देखत नहीं घेर बार लगा है। कोने में मिट्टी के तेल की ढिबरी भभक रही थी। उसी के पास बांस की चटाई पर कोई नन्हा शिशु गहरी नींद में डूबा था। जे कौन? इस प्रश्न का कंचनिया कोई उत्तर न दे सकी। कभी वह बिछौने पर सोए शिशु की ओर देखती, कभी परसिया के बुझे हुए आतंकित चेहरे की तरफ। कुछ क्षण यों ही प्रस्तर प्रतिमा की तरह निष्पन्द खड़ा रहा परसिया। सहसा न जाने क्या सोचता हुआ मुड़ा तो कंचनिया ने टोका, कहाँ जात हो इत्ते अनेरे में? प्रत्युत्तर में परसिया कुछ भी न बोल पाया। अंधियारे में चुपचाप चलता रहा, कंधे पर कुल्हाड़ी धरे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।